विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से करना चाहते हैं जो आपके चेहरे पर जरूर मुस्कान ला देगी। ये वायरल तस्वीर एक नवजात बच्ची की है। इस तस्वीर में ये बच्ची अपने डॉक्टर के चेहरे से उनका मास्क हटा रही है। इस तस्वीर में जो डॉक्टर हैं उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। यह तस्वीर यूएई के एक अस्पताल की है और इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर समीर चियाब। डॉक्टर समीर ने खुद ये तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी और अब लोग ये कह रहे हैं कि ये पिक्चर ऑफ द ईयर है, क्योंकि ये तस्वीर इस बात की उम्मीद जगाती है कि जल्द ही इंसानों के चेहरे से ये मास्क हटेगा और मुस्कुराहट से भरे दिन फिर से दिखाई देंगे, मुस्कुराहट से भरे चेहरे फिर से दिखाई देने लगेंगे बिना मास्क के। यानी इस तस्वीर के सहारे लोग कोरोना मुक्त दुनिया का सपना देख रहे हैं। ये तस्वीर आपको एक नई उम्मीद देती है। लेकिन क्या वाकई दुनिया कोरोना वायरस से मुक्त होने के लिए ईमानदारी से कोई कोशिश कर भी रही है या नहीं, या फिर अभी फेस मास्क के पीछे छिपे चेहरों की मुस्कुराहट देखने के लिए हमें और भी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अभी कोरोना वायरस के खिलाफ इंसानों को बहुत लंबा संघर्ष करना होगा, आप सबको भी बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस ये है कि इस लंबे संघर्ष के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद इस दुनिया के लोग ही जिम्मेदार हैं। हमारी ये बात समझने के लिए आप पहले ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर ब्रिटेन के लिवरपूल इलाके की है, जहां 2 दिन पहले हजारों की संख्या में लोगों ने लिवरपूल की सड़कों पर इस तरह से जश्न मनाया और पार्टी की। इस दौरान लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान रखा और ना ही ज्यादातर लोगों ने फेस मास्क का इस्तेमाल किया। बिना फेस मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग सड़कों पर पार्टी कर रहे थे। लिवरपूल के सभी क्लब्स और बार्स लोगों से खचाखच भरे हुए थे और इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की परवाह किसी को नहीं थी। तस्वीरें देखिए आप। थोड़ी देर के लिए आपको यह लगा होगा कि शायद ये तस्वीरें पुरानी हैं और ये कोविड-19 के युग से पहले की तस्वीरें रही होंगी, लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल नई हैं। अभी 1 दिन पहले की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आपने देखा होगा फेस मास्क बिल्कुल गायब है, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल गायब है। इसीलिए मैंने कहा आपको ऐसा लगा होगा जैसे ये तस्वीरें शायद पिछले साल की होंगी। ये स्थिति तब है जब आज रात आधी रात से लिवरपूल समेत इंग्लैंड के आधे से ज्यादा शहरों में फिर से लॉकडाउन लागू होने वाला है। लोगों को इस लॉकडाउन का पता था और इसीलिए लोग लॉकडाउन लागू होने से पहले खुलकर पार्टी करना चाहते थे और वो उन्होंने की भी। ब्रिटेन यूरोप के उन देशों में से एक है जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, सेकेंड वेव शुरू हो चुकी है और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये लोग सेकेंड वेव के आने से चिंतित हैं या फिर उसका जश्न मना रहे हैं। और कुछ विशेषज्ञ अब इस सेकेंड वेव को पहले से भी ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं। चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसे देशों में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन लागू करके कोरोना वायरस की सेकेंड वेव को रोकने की कोशिश हो रही है। इसलिए हो सकता है भारत में भी ऐसी नौबत आगे चलकर आ जाए। अब आपको भारत की राजधानी दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर दिल्ली के सदर बाजार इलाके की है, जहां बड़ी संख्या में लोग दिवाली की खरीदारी करने के लिए हर रोज पहुंच रहे हैं। यहां लिवरपूल की तरह पार्टी तो नहीं हो रही, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम यहां भी पूरी तरह से गायब हैं और यहां पर भी आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोगों ने फेस मास्क नहीं पहना हुआ है। ये भारत की राजधानी दिल्ली है। यहां आप देखिए, लोगों को कोरोना वायरस का कोई डर नहीं, लोग पहले की तरह ही बाहर निकले हुए हैं। लेकिन यहां आपको लोगों के चेहरे पर मास्क जरूर नजर आ जाएंगे। सबके चेहरे पर तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क अभी भी लगे हुए हैं। इससे आपको ऐसा लगेगा कि ये तस्वीरें नई हैं, वरना इन तस्वीरों को देखकर भी ऐसा ही लगता है शायद पिछले साल, पिछली दिवाली की तस्वीर शायद ये रही होगी। तो ये है दिल्ली। लिवरपूल आपने देख लिया, आपने दिल्ली देख लिया और यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि लोग चाहे कहीं के भी हों, चाहे वो ब्रिटेन के हों, यूरोप के हों, भारत के हों, कहीं के भी लोग हों, अब लोग एक जैसे हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मामले में लोग थक चुके हैं और लोग डिनायल मोड में चले गए हैं। यानी लोग अब कोरोना वायरस ठीक सामने खड़ा है लेकिन उसे देखना नहीं चाहते, उसकी मौजूदगी को स्वीकार नहीं करना चाहते।
अब शायद वो घरों में और बंद रहने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं भारत में कुछ नहीं हो सकता। ये बात गलत है। भारत के लोग भी ऐसे ही हैं और यूरोप के और पश्चिमी देशों के जो आप जिनको विकसित देश कहते हैं वहाँ के लोग भी यही कर रहे हैं। दोनों ही जगह अनुशासन बिल्कुल आपको नजर नहीं आएगा। अनुशासनहीन लोग हैं दोनों ही जगह। अब तीसरी तस्वीर दिल्ली के सिनेमाघरों की है। भारत में कल से सिनेमाघर खुल चुके हैं और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फिल्में देखने जा भी रहे हैं, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है। ये वो लोग हैं जो पूरी सावधानी बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जो लोग बाहर बाजारों में घूम रहे हैं उन्हें देखकर ये लोग अक्सर सोचते होंगे कि अगर ये उन लोगों के संपर्क में आ गए तो इनका जीवन कैसे संकट में आ जाएगा। यानी हम आपको दो तस्वीरें दिखाई हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा और वो तस्वीर है जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से हो रहा है। अब जो लोग पालन कर रहे हैं वो ये सोचते होंगे कि अगर ये लोग जब सिनेमा हॉल से बाहर निकलेंगे और सदर बाजार वाले लोगों के संपर्क में अगर ये आ गए तब इनका भी वही हाल होगा। इसलिए अब कोई नहीं जानता इसमें दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। अब सवाल यह है कि जब कोरोना वायरस का खतरा दूर नहीं हुआ है तो लोग अब भी संक्रमित हो रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है, मर भी रहे हैं, तो फिर लोग लापरवाही क्यों कर रहे हैं? इसके सिर्फ दो कारण हैं। पहला यह कि लोग शायद डिनायल मोड में चले गए हैं, यानी लोगों ने कोरोना वायरस की मौजूदगी से ही इनकार कर दिया है। वो भूल गए हैं कि ऐसी कोई महामारी कभी आई भी थी, या फिर लोग इस महामारी से अब इतना थक चुके हैं और तमाम खतरों के बावजूद किसी भी कीमत पर अब घर से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर अपने रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। इस स्थिति को पैंडेमिक फटीग यानी महामारी से होने वाली थकावट कहा जाता है। यह वो स्थिति होती है जब किसी संकट का सामना करते करते आपका मन और शरीर पूरी तरह से थक जाते हैं, यानी आप बर्न आउट होने लगते हैं। बर्न आउट एक ऐसी स्थिति है जब आपके शरीर और मन में जरा भी ऊर्जा नहीं बचती और आप किसी भी कीमत पर बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, और वही आपको आज अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन हमारी आपसे अपील है, अभी थोड़े दिन और धैर्य के साथ समय बिताइए, थोड़े दिन और इन बंधनों को रहने दीजिए, थोड़े दिन और इन बंधनों के साथ अपना जीवन बिताइए अगर आप लंबे समय तक जिंदा रहना चाहते हैं तो। जब भारत में लॉकडाउन लगाया गया था तब इस वायरस के संक्रमण के सिर्फ 500 मामले आए थे और उस समय लॉकडाउन हो गया था 500 मामलों में ही। और अब जब यह संख्या 1 करोड़ की तरफ बढ़ रही है तब लोग पूरे लापरवाह होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। यानी जब कोरोना वायरस जरा सा था तब डर बहुत ज्यादा था, और आज जब संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है तो डर बहुत जरा सा रह गया है। यह तस्वीर आप इस बार चार्ट के जरिए देख सकते हैं। पहले केस कम थे, डर ज्यादा था, अब केस ज्यादा है, डर कम है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 4 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। इनमें से 10 लाख लोग मर चुके हैं। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 70 लाख से ज्यादा है। इनमें से 1,12,000 लोगों की मौत हुई है। भारत में संक्रमण के नए मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी यह महामारी अपने अंत से बहुत दूर है। लेकिन ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है शायद लोग अब कोविड-19 के साथ सहज हो गए हैं। अब उन्होंने इस वायरस को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है। लोगों ने इसकी सच्चाई को स्वीकार कर लिया, मान लिया कि कोरोना वायरस का संक्रमण तो एक न एक दिन होना तय है। कोविड-19 अपने साथ अनुशासन लाया था, लेकिन अनुशासन के इस टेस्ट में लोग 7-8 महीनों में ही फेल हो गए। लोग सावधानी बरतने की बजाय ऐसी दवाएं खाने के लिए तैयार हैं जो उन्हें इस वायरस से बचाने का भरोसा दिलाती हैं। दवा खाना मंजूर है लेकिन अनुशासन नहीं। यह वायरस एक खतरनाक महामारी जरूर है, लेकिन इसकी मारक क्षमता एक महामारी से बहुत कम है, और उस महामारी का नाम है भूख। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल जितने लोग एड्स, टीबी और मलेरिया से नहीं मरते, उससे ज्यादा लोग भूख की वजह से मर जाते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल भूख की वजह से 90 लाख लोगों की मौत होती है। फिर भी हम भूख के बारे में बात नहीं करते, हंगर के बारे में बात नहीं करते। इसलिए आज, क्योंकि आज वर्ल्ड फूड डे है, विश्व खाद्य दिवस के मौके पर आज के विशेषण वाले मेन्यू में हमने भूख की समस्या को सबसे ऊपर जगह दी है। वर्ल्ड फूड डे के मौके पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के भी आंकड़े आए हैं, और इस इंडेक्स में भारत की स्थिति को देखकर आपको पीड़ा होगी, गुस्सा भी आएगा, और अगर आप भोजन की बर्बादी करते हैं तो शायद कुछ शर्म भी आएगी।
2020 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 107 देशों को शामिल किया गया है और इसमें भारत 94 नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और यहां तक कि तंजानिया, बुर्किना फासो और इथोपिया जैसे पिछड़े हुए देश भी भारत से बेहतर स्थिति में हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के कुपोषण के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है, वर्ल्ड चैंपियन है। पिछले साल भारत इस इंडेक्स में 117 देशों की लिस्ट में 102 नंबर पर था। इस मामले में भारत की स्थिति सुधर नहीं रही है। डीएनए देखते हुए आप में से बहुत सारे लोग खाना खा रहे होंगे या खा चुके होंगे। दिन भर की मेहनत के बाद भोजन का स्वाद लेना एक सुखद अनुभव होता है और हम कामना करते हैं कि ये सुखद अनुभव हमेशा आपके साथ ऐसे ही बना रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, ठीक इसी वक्त भारत में करीब 19 करोड़ लोग भूखे पेट सोने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में पैदा होने वाला 33% भोजन कभी भी किसी जरूरतमंद की थाली तक पहुंचता ही नहीं। करीब 45% फल और सब्जियां लोगों तक पहुंचने से पहले ही बेकार हो जाती हैं। 35% सी फूड, 30% अनाज का भी यही हाल होता है और जबकि 20% दूध से बने उत्पाद और 20% मीट भी लोगों का पेट भरने के काम आ ही नहीं पाता। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में बर्बाद होने वाले भोजन का अगर सिर्फ 25% भी बचा लिया जाए तो दुनिया भर के 82 करोड़ भूखे लोगों का पेट भर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल बर्बाद होने वाले भोजन का वजन 130 करोड़ टन से ज्यादा है। जब हमने इस संख्या को स्क्रीन पर किलोग्राम के हिसाब से लिखने की कोशिश की तो हमें 13 के आगे 11 शून्य लगाने पड़े। ये 4000 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और 70 लाख ब्लू व्हेल्स के वजन के बराबर है। विकसित देश करीब 47 लाख करोड़ रुपए की कीमत का भोजन बर्बाद करते हैं, जबकि विकासशील देशों में 22 लाख करोड़ रुपए का खाना हर साल बर्बाद होता है। अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, मैंने जितने लोगों को भूख से मरते हुए देखा है उससे कहीं ज्यादा लोगों को ज्यादा भोजन की वजह से मरते हुए देखा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बात आज से 300 वर्ष पहले कही थी। आज भी मोटापा दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है और इस मोटापे की एक बड़ी वजह यह है कि लोगों के खाने की थाली का आकार तो लगातार बड़ा हो रहा है, खाने की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि उन्हें खुद को स्वस्थ रखने के लिए कैसा भोजन करना है और कितना भोजन करना है। भारत में पोषण का पैमाना तय करने वाली संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसका विषय है व्हाट इंडिया ईट्स, यानी भारतीय लोग क्या खाते हैं। हम आपको यह बताएं कि आपकी थाली में क्या कमी है, उससे पहले यह बताते हैं कि आपकी थाली में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिन भर में एक व्यक्ति को 150 ग्राम फल, 90 ग्राम दाल, अंडे या मांसाहार, 20 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, 27 ग्राम तेल या घी, 270 ग्राम अनाज, 350 ग्राम हरी सब्जियां और कम से कम 300 मिलीलीटर दूध या दही खाना चाहिए। यह आपका स्टैंडर्ड डाइट है। इतना भोजन आपको जरूर करना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा। अब आपको इस रिपोर्ट की 4 बड़ी बातें बताते हैं। एक व्यक्ति को औसतन एक दिन में 2000 कैलोरीज की जरूरत होती है। आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपको 2000 कैलोरीज की जरूरत है एक दिन में। भारत के शहरों में एक व्यक्ति 1943 कैलोरीज और गांव में 2081 कैलोरीज लेता है। यानी कैलोरीज का गणित तो लगभग पूरा है, लेकिन स्वास्थ्य का हिसाब किताब ठीक नहीं है। गांवों और शहरों की थाली में एक बहुत बड़ा अंतर है। गांवों की थाली में गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का जैसे अनाज करीब 65% तक होते हैं, जबकि शहरों की थाली में अनाज सिर्फ 51% होते हैं। गांव के मुकाबले शहरों की थाली में फैट और ऑयल की मात्रा करीब दुगनी है। शहरों में रहने वाले लोग तकरीबन 13% फैट यानी घी और तेल से बनी चीजें खा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा योगदान जंक फूड का है, जिसे आप फास्ट फूड भी कहते हैं, जबकि गांव के लोगों की थाली में इस तरह के खाने की हिस्सेदारी सिर्फ 7% है। आपके मन में यह सवाल भी आता होगा कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। इसे आप कुछ ऐसी चीजों के उदाहरण से समझ सकते हैं जो अक्सर आपकी थाली का हिस्सा होती हैं। जैसे एक रोटी में
80 कैलोरी होती है, लेकिन एक पराठे में रोटी के मुकाबले दुगनी यानी 150 कैलोरीज होती हैं। 250 ग्राम चावल में 170 कैलोरीज, 100 ग्राम दाल में 100 कैलोरीज और 250 ग्राम सब्जी में 170 कैलोरीज होती हैं। एक उबले हुए अंडे में 90 कैलोरीज होती हैं। अगर आप कॉर्नफ्लेक्स को कम कैलोरीज वाला आहार मानते हैं तो ये जान लीजिए 250 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स में 220 कैलोरीज होती हैं। इसी तरह 250 ग्राम पोहा से 270 कैलोरीज आपके शरीर में जाती हैं। 2 इडली में 150 कैलोरीज होती हैं और एक समोसा अगर आपने खा लिया तो 200 कैलोरीज आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। समोसे के साइज पर भी निर्भर करता है। एक कप चाय में 75 कैलोरीज होती हैं। आप में से बहुत सारे लोग दिन भर में कई बार चाय पीते होंगे। जो लोग चाय के बड़े शौकीन हैं वो नोट कर लें, एक चाय में 75 कैलोरीज होती हैं। अगर आप दिन में कई बार चाय पीते हैं तो अब आप कैलोरीज अपनी गिन कर रखिए। 200 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक में 150 कैलोरीज और पिज्जा के एक स्लाइस में भी 200 कैलोरीज होती हैं। सिर्फ 100 ग्राम केसर के हलवे में 320 कैलोरीज होती हैं। तो जब अगली बार हलवा खाएं, खासतौर पर केसर का हलवा, तो इस कैलोरी का जो हमने आपको आंकड़ा बताया है इसे जरूर याद कर लें। एक रिसर्च के मुताबिक भारत के गांवों में 63% लोग पौष्टिक भोजन खरीद नहीं सकते, खरीद ही नहीं पाते, उनके पास पैसा नहीं है। 63% लोग पौष्टिक भोजन नहीं खरीद सकते। देश के गांवों में रहने वाले हर 10 में से 6 व्यक्तियों को पोषक तत्वों वाला आहार नहीं मिलता। ग्रामीण इलाकों में पोषक तत्वों से भरपूर एक आदर्श थाली की कीमत औसतन 45 रुपए होती है, लेकिन गरीबी की वजह से ज्यादातर गांव के लोग इतना खर्च नहीं कर पाते, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। यानी एक तरफ तो भारत में करोड़ों लोग आज भी हर रात भूखे सोते हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों को भरपेट खाना मिलता है उन्हें यह नहीं पता कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। यानी केसर का हलवा किस मात्रा में खाना है, गुलाब जामुन कितने खाने हैं, चाय कितनी पीनी है और समोसे कितने खाने हैं। आज हमने इसी विडंबना का एक विश्लेषण किया है। आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए ताकि आपको ये सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए और कल से जब आप अपना नया दिन शुरू करेंगे तो ये वाला जो चार्ट है और ये रिपोर्ट अपने मन में इसे जरूर याद रखिए। भारतीय गृहिणी के मन में रोजाना आने वाला सबसे बड़ा सवाल, आज खाने में क्या बनाया जाए। खाने पीने पर रोजाना चर्चा करके मेन्यू तय करने वाले हम भारतीयों के मन में भोजन के बारे में सोचते ही स्वाद का ख्याल पहले आता है और सेहत का थोड़ा बाद में। प्रायोरिटी तो टेस्ट को दी जाती है, लेकिन हेल्थ का भी ख्याल रखा जाता है। टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी सही रहनी चाहिए। मेरे प्लेट में बिरयानी होगी, तंदूरी होगा, चिकन कौरमा होगा और तंदूरी नान होगी। अच्छा। ये सब मस्ट है मेरे लिए, अगर मेरे मन का हो तो। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत लाइट खाना पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हेल्दी हो। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। भारतीयों के खान पान को मोटे तौर पर इस एक कहावत से समझा जा सकता है। लेकिन अब भारत में ही की गई एक रिसर्च ये बताती है कि भारतीयों की थाली भरी हुई तो होती है लेकिन पोषक नहीं होती। स्वाद से भरी हुई लेकिन पोषक तत्वों के मामले में खाली इस थाली का नतीजा ये है कि भारत में मोटापा बढ़ता जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट के घेरे का मोटापा यानी तोंद, जिसे डॉक्टर सबसे खतरनाक मानते हैं, ऐसे लोगों की संख्या शहरी भारत में 53% है। इनमें से 61% उत्तर भारतीय तोंद वाले मोटापे से ग्रस्त हैं और 42% मध्य भारत में। तोंद वाले मोटापे के शिकार लोगों की संख्या गांव में 18% के लगभग है, जिसमें से 25% दक्षिण भारत में और सबसे कम 11% पूर्वोत्तर भारत में है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप मोटे हैं या नहीं, तो इसके लिए आपको अपना BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स चेक करना चाहिए। इसका फॉर्मूला है वजन किलोग्राम में नापें और लंबाई को मीटर स्क्वायर में नापकर इसे आपस में विभाजित कर दें। अगर नतीजा 19 से 25 के बीच में आता है तो आप सेहतमंद हैं,
लेकिन अगर नतीजा 19 से कम है तो आपका वजन कम है, लेकिन अगर नतीजा 25 से ज्यादा है तो आप मोटे लोगों की श्रेणी में आते हैं। As per the recommendation, one should consume around 450 to 500 grams of fruits and vegetables per day. But what we observe is only 100 to 150 grams of fruits and vegetables is being consumed across India, right from urban to rural areas. आमतौर पर भारतीयों की थाली में अगर रोटी और चावल ना हो तो उसे संपूर्ण थाली ही नहीं माना जाता। सस्ता होने की वजह से भी भारतीयों के खाने में रोटी और चावल की मात्रा ज्यादा होती है और बाकी सब चीजें कम। हल्के खाने में पहली चीज़ हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आप हटाएं। आप चावल और रोटी को रात के खाने से हटा दें, सिर्फ सब्ज़ी और दाल खाएं तो आप न ही बेटर फील करोगे बट आपका वेट रिडक्शन भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा और आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। हालांकि रिपोर्ट में ये सलाह दी गई है कि अलग अलग तरह की हरी सब्जियों को ज्यादा खाएं और आलू जैसी सब्जियों को कम। ताज़े फल खाएं लेकिन जूस से परहेज करें। भारतीय खान पान में देसी घी, सरसों का तेल और रिफाइंड तेल इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट में भी इसी तरह अलग अलग तेल इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि पेट भर खाने से आपका क्या मतलब है, तो आप में से बहुत से लोगों के मन में कुछ इस तरह की थाली आएगी जिसमें सब चीज़ें होंगी और हाँ, रोटी चावल ज़रूर होगा। लेकिन अगर अब मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें से ये रोटी कम कर दीजिए, चावल भी कम कर दीजिए, मिठाई भी कम कर दीजिए और ये जो बाकी चीज़ें हैं इनको बढ़ा दीजिए, तो आपको शायद मज़ा नहीं आएगा। लेकिन डॉक्टर्स ये मानते हैं कि यहीं कहीं आपकी थाली में गड़बड़ हो जाती है जब रोटी की मात्रा बढ़ जाती है, चावल की मात्रा बढ़ जाती है और बाकी चीज़ों की मात्रा घट जाती है। तो आपको करना क्या है, इसको बढ़ाना है और इसको घटाना है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। आपको कैसा खाना खाना चाहिए ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ये खाना आपको किस समय और किस मात्रा में खाना चाहिए ये भी आप नोट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट में यानी नाश्ते में सबसे ज्यादा यानी 800 कैलोरीज तक आप ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है। इसके बाद लंच में आप 600 कैलोरीज तक ले सकते हैं। इसमें आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फल वगैरह ले सकते हैं। शाम को स्नैक्स में आप 200 कैलोरीज और ले सकते हैं। ये जरूरत 1 कप चाय और 2 बिस्किट या 1 सैंडविच से पूरी हो सकती है, इससे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं। डिनर हमेशा हल्का और हेल्दी ही होना चाहिए, जिससे आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 400 कैलोरीज मिले। आपको अपना डिनर अगर हो सके तो रात 8 बजे से पहले कर लेना चाहिए। रात के खाने में रोटी और चावल यानी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सबसे कम होनी चाहिए। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि डीएनए शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले आपको अपना डिनर समाप्त कर लेना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति और सूर्य की रोशनी से हमारे भोजन चक्र का बहुत गहरा संबंध है और माना जाता है कि सूर्यास्त के साथ शरीर की फैट जलाने यानी कैलोरीज को बर्न करने की यानी कैलोरीज को ऊर्जा में बदलने की शक्ति कम होती चली जाती है। बदलते लाइफस्टाइल में अगर सूर्यास्त तक भोजन ना भी कर पाएं तो सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खाने का एक नियम आपको जरूर बना लेना चाहिए। ये अच्छी नींद और सेहतमंद शरीर दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे कहने पर कल से ये आप करके देखिए। 1 हफ्ता 10 दिन अपने आप को ऑब्जर्व करिए और हमें पूरा यकीन है कि आपको अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। संतुलित भोजन के जरिए आप अपने शरीर को तो स्वस्थ रख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन आज हम आपको यह भी बताएंगे कि अपने मन को स्वस्थ बनाने के लिए दुनिया के लोग इन दिनों कौन सा नया तरीका अपना रहे हैं और इस तरीके का भारत से क्या कनेक्शन है। अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए अब आपको मनोवैज्ञानिकों के पास नहीं बल्कि गाय के पास जाना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ यह फॉर्मूला बहुत पुराना है, लेकिन आप तो जानते ही हैं हमारे देश में हमारे पास जो मौजूद है हमने कभी उसका महत्व समझा नहीं है। यानी आपको अपने घर के आसपास की किसी गौशाला या किसी फार्म पर जाकर एक गाय को गले लगाना है और ऐसा करके आप अपने मन से उदासी या डिप्रेशन या स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। विदेशों में यह ट्रेंड बहुत लोकप्रिय हो रहा है आजकल और वहां इसे काउ कडलिंग के नाम से जाना जाता है, यानी गाय को गले लगाना। अमेरिका में कई डेयरी फार्म्स लोगों को काउ कडलिंग की सेवाएं आजकल दे रहे हैं और लोग वहां आते हैं दूर दूर से इन गायों को गले लगाने के लिए।
गायों को गले से लगाने की सुविधा देने वाले फार्म मालिकों के मुताबिक गाय का हार्ट रेट इंसानों के मुकाबले थोड़ा कम होता है और उनके शरीर का तापमान थोड़ा ज्यादा होता है इंसानों से। ऐसे में जब कोई इंसान गाय को गले लगाता है तो ये दोनों ही स्थितियां उसके दिमाग को रिलैक्स कर देती हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान के दौरान भी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और ऐसा ही गाय को प्यार से छूने या उसके साथ खेलने के दौरान भी होता है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक गाय के साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में छिपे हुए डर भी दूर हो जाते हैं। अमेरिका में लोग 90 मिनट की इस थेरेपी के लिए करीब 22,000 रुपए तक चुका रहे हैं। 90 मिनट की ये थेरेपी जिसमें गाय को गले लगाना है, इसके लिए अमेरिका में लोग 22,000 रुपए तक देने को तैयार हैं, दे भी रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में ये थेरेपी निराश और एंजाइटी के शिकार लोगों की बहुत मदद कर रही है। स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स में 3 घंटे तक काऊ कडलिंग के लिए लोग लगभग 4,000 रुपए चुका रहे हैं और वहां इस प्रक्रिया को एक खास नाम दिया गया है जिसे कहते हैं काउम्युनिकेशन। आपने सुना होगा अंग्रेजी का नाम है कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन को उन्होंने कर दिया है काउम्युनिकेशन, काऊ के साथ कम्युनिकेशन यानी गाय के साथ संवाद, अगर हिंदी में इसकी बात करें तो। हमारे देश में जब हम किसी भोले भाले व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो अक्सर कहते हैं ये तो गाय की तरह सीधा है। गाय का यही सीधा और शांत स्वभाव अब दुनिया भर के लोगों को भा रहा है, उन्हें पसंद आ रहा है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां गाय को मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब ये गायें दुनिया भर के लोगों को भी मां की तरह प्यार दे रही हैं और उनके दिमाग को शांत बना रही हैं, उनके स्ट्रेस को कम कर रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब आप अपनी मां की गोद में लेट जाते हैं तो आप सारी दुनिया के दुख दर्द भूल जाते हैं, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस आप भूल जाते हैं। यानी गाय अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि जगत माता बनने की राह पर है। हमने गाय की इन ममता भरी तस्वीरों के आधार पर आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट बहुत प्यार से तैयार की है जो आज आपका दिन बना देगी। इसे देखकर आपको भी गाय के साथ समय बिताने और अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। आप चाहें तो इस वीकेंड पर खुद काऊ कडलिंग का एक रियलिटी चेक कर सकते हैं, खुद करके आप देख लीजिए। गाय को प्रेम करके खुद को स्वस्थ बनाने का जिक्र भारतीय चिकित्सा पद्धति में कई बार आता है, लेकिन यह प्रक्रिया विदेशों में जाकर तो काऊ कडलिंग बन जाती है, जबकि हमारे देश में हम ही लोग इसे कोई महत्व नहीं देना चाहते। इसलिए गाय के महत्व को समझने के लिए आपको उसके आर्थिक पक्ष को भी आज समझना होगा। आप इसे काउनोमिक्स यानी गाय का अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। वर्ष 2012 में किए गए लाइव स्टॉक सेंसस के मुताबिक भारत में कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवरों की संख्या लगभग 51 करोड़ थी और इनमें से 11 करोड़ गाय हैं। भारत दूध का उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में दूध का उद्योग 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इसलिए आर्थिक नजरिए से गाय को सबसे फायदेमंद पशुओं में से एक माना गया है। गाय का दूध ही नहीं बल्कि उसका गोबर और गौमूत्र भी आर्थिक तरक्की के दरवाजे किसी के लिए भी खोल सकता है। गायों से हर वर्ष 10 करोड़ टन गोबर हासिल होता है जिसका इस्तेमाल ईंधन के तौर पर किया जाता है। इसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। ईंधन के तौर पर गोबर का इस्तेमाल करने से हर वर्ष 5 करोड़ टन लकड़ी की बचत होती है। रासायनिक खाद के मुकाबले गोबर से बनी प्राकृतिक खाद खेतों के लिए बेहतर होती है और इससे फसल भी अच्छी होती है। अर्थशास्त्र के बाद अब गाय के समाज शास्त्र को भी समझिए। ऋग्वेद में गाय को देवी की संज्ञा दी गई है। वैदिक शास्त्रों में किसी भी जानवर के मुकाबले गाय का जिक्र सबसे ज्यादा बार आता है। गाय से प्राप्त होने वाले दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर को आयुर्वेद में पंचगव्य कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल पूजा पाठ में भी होता है। वैज्ञानिक रिसर्च में भी यह साबित हुआ है कि गाय के दूध का सेवन करके कई रोगों का इलाज किया जाता है और आज भी बड़े बड़े शहरों में लोग गायों का दूध मुंह मांगी कीमत पर खरीदते हैं। गाय के दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन डी होता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और लोगों को मानसिक तौर पर भी बहुत मजबूत करता है। यानी आपके शरीर को भी मजबूती देता है और आपके मन को भी मजबूती देता है।
कुल मिलाकर गाय पर भले ही हमारे देश में अक्सर राजनीति होती रही है, लेकिन गाय का दूध, गोबर और गौमूत्र समाज के काम आता है। यानी गाय आर्थिक और सामाजिक तौर पर देश के लिए एक कामधेनु जैसी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि हमें गायों को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उनका रक्षक और दोस्त बनना चाहिए। गांधी जी ये भी मानते थे कि गौ रक्षा हिंदू धर्म की तरफ से विश्व को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। और बाल गंगाधर तिलक ने तो एक बार यहां तक कहा था कि जरूरत पड़े तो उन्हें मार दें, लेकिन गायों को छोड़ दिया जाए। यानी गायों के लिए वो अपनी खुद की जान देने के लिए भी तैयार थे। सिर्फ गाय को प्यार करना ही विदेशों में जाकर काऊ कडलिंग नहीं बना, बल्कि भारत का योग पश्चिम में जाकर योगा हो गया। और हमारे देश का हल्दी वाला दूध, जिसे आपकी माँ हमेशा आपको पीने के लिए कहती रहती हैं, ये हल्दी वाला दूध जिसे आप बहुत लोकल समझते हैं, ये हल्दी वाला दूध टर्मरिक लाटे बन गया। हमने अपनी ही परंपराओं और संस्कृति को पिछड़ेपन की निशानी मान लिया, जबकि यही चीजें विदेशों में जाकर सुपर हिट हो गईं, विदेशों में जाकर ट्रेंड कर रही हैं। प्राचीन काल से भारत में योग जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन भारतीयों ने इसे तब अपनाया जब योग योगा हो गया। अमेरिका में प्राणायाम की ट्रेनिंग के लिए लोग 1,82,000 रुपए तक दे रहे हैं, और वहां पर योगा का बाजार लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह से भारत का हल्दी वाला दूध पश्चिमी देशों में पहुंचकर अब टर्मरिक लाटे बन गया है। इटालियन भाषा में लाटे का मतलब होता है दूध, यानी इसका मतलब भी वही है, हल्दी वाला दूध। तो हल्दी वाला दूध जब आपको यहां भारत में बताया जाएगा तो आप उसकी कद्र नहीं समझेंगे, लेकिन जब यह कहा जाएगा कि आप टर्मरिक लाटे पी लीजिए तो आप मुंह मांगा पैसा देकर उसे खरीदेंगे। और यह नाम भारत और पश्चिमी देशों के लोगों को बहुत फैशनेबल लगता है, लेकिन असली नाम यानी हल्दी वाला दूध किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन जैसे ही ये फैशनेबल होकर टर्मरिक लाटे बनता है तो लोग इसकी मुंह मांगी कीमत देते हैं। आजकल भारत समेत कई देशों में आपको टर्मरिक लाटे आसानी से मिल जाएगा, और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो इससे पहले आपको कॉफी बेचा करती थीं, अब अपने आउटलेट्स में टर्मरिक लाटे भी बेच रही हैं। यह अमेरिका और ब्रिटेन में एक लोकप्रिय ड्रिंक बन चुका है, और वर्ष 2025 तक पूरी दुनिया में हल्दी का बाजार 14,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का होने की उम्मीद है। भारत के गांवों में टूथब्रश के बदले नीम के दांतों का प्रयोग अक्सर किया जाता है, और वहां यह बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। लेकिन विदेशों में इसे च्यू स्टिक्स का नाम दिया गया है, और इसकी कीमत 200 रुपए तक होती है। आपने अपने बुजुर्गों को अक्सर गांव में चारपाई का इस्तेमाल करते हुए जरूर देखा होगा। हमारे गांव में आज भी आपको चारपाइयां मिल जाएंगी। भारत में एक चारपाई की कीमत औसतन लगभग 500 रुपए के आसपास होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसी चारपाई 50,000 रुपए में बिक रही है, और वहां इसे ट्रेडिशनल इंडियन डे बेड के नाम से बेचा जा रहा है। हमारे देश में गौमूत्र को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। पेट संबंधी बीमारियों में आयुर्वेद गौमूत्र के सेवन की सलाह देता है, और कई गंभीर बीमारियों में भी यह फायदेमंद होता है। और अब विदेशी कंपनियों ने इसी गौमूत्र के 7 पेटेंट्स हासिल कर लिए हैं। सिर्फ परंपराएं ही नहीं, पश्चिम में अब भारत की पूजा करने की पद्धति भी मशहूर होने लगी है। हमारे देश में पत्थरों की पूजा की जाती है, अब अमेरिका में इसकी नकल की गई है, और वहां पर इसे ग्रैटिट्यूड रॉक का नाम दिया गया है। वहां के लोग इस पत्थर को प्रकृति से जुड़ने का एक माध्यम मान रहे हैं। कई पश्चिमी देश खुद को आधुनिक और हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानते हैं। हालांकि भारत का प्राचीन ज्ञान भी बहुत हद तक विज्ञान पर आधारित है, और समय समय पर यह बात साबित भी होती रही है। और यही वजह है कि अब पश्चिमी देश भी हमारी परंपराओं और प्राचीन ज्ञान को अपना रहे हैं। न सिर्फ अपना रहे हैं, इसे बेच रहे हैं। आप इसे भारत की सॉफ्ट पावर कह सकते हैं। भारत अपनी सॉफ्ट पावर को कभी समझ नहीं पाया, लेकिन हम अपनी इस सॉफ्ट पावर को संभाल कर रखने में नाकाम साबित हुए हैं, और अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप सब लोग इस मुहिम में शामिल हो गए तो आज भी भारत अपनी इस सॉफ्ट पावर के जरिए दुनिया में बहुत शक्तिशाली बन सकता है। अब हम आपको एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना के बारे में बताना चाहते हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज से ठीक 115 वर्ष पहले यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था।
ये विभाजन भारत में तत्कालीन ब्रिटिश वाइसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने किया था। 115 वर्ष पहले हुए बंगाल के विभाजन ने देश की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति को बदल कर रख दिया था। अगर यह विभाजन उस समय नहीं हुआ होता तो शायद आज भारत की स्थिति बिल्कुल कुछ और होती। बंगाल का विभाजन आजादी के आंदोलन और भारत पाकिस्तान के बंटवारे की नींव बन गया था। ये भारत में अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का सबसे पहला प्रयोग था। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पहला फॉर्मूला यहीं से शुरू हुआ था। बंगाल देश का सबसे बड़ा पूर्वी हिस्सा था। एक ऐसा इलाका था जहां 20वीं सदी की शुरुआत से ही अंग्रेजी शासन के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा था। बंगाल प्रांत में वर्तमान के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से शामिल थे। सोचिए, इतना विशाल था। वर्ष 1905 में बंगाल की जनसंख्या 8 करोड़ से ज्यादा थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार को यह तर्क दिया था कि इतने बड़े प्रांत का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल काम है, यानी इसके प्रशासन में बहुत मुश्किल आ रही है। 4 जुलाई 1905 को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में बंगाल के बंटवारे का प्रस्ताव लाया गया और इसके 2 दिन बाद यानी 6 जुलाई को जब बंगाल के अखबारों में यह खबर आ गई तो बंगाल के लोग हैरान रह गए। लोग कुछ कर पाते, रिएक्ट कर पाते, विरोध कर पाते, उससे पहले ही 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की तारीख का भी ऐलान कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने बंटवारे की तारीख 16 अक्टूबर 1905 तय की थी। अगले दिन बंगाल के कई नेताओं ने विधान परिषद में यह मुद्दा उठाया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अखबार बंगाली में इस घोषणा का खुलकर विरोध किया गया। अंबिका चरण मजूमदार, जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उन्होंने विधान परिषद में लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा, क्या कहा सुनिए आप। उन्होंने कहा, हम फिर से मुगलों और पठानों के अत्याचारी युग में पहुंच गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। बंगाल का बंटवारा हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी को ध्यान में रखकर किया गया था। बहुत सोच समझकर यह रणनीति बनाई गई थी। पूर्वी बंगाल और असम का क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य था। पूर्वी बंगाल और असम, बाकी के हिस्सों में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। अंग्रेजों की इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा। जिस पूर्वी बंगाल में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, वहां फैसले का विरोध ना के बराबर हुआ, कोई विरोध ही नहीं हुआ। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में इस फैसले का जोरदार विरोध हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे और बॉम्बे में विरोध की कमान संभाली। पंजाब और उत्तरी भारत में यह आंदोलन लाला लाजपत राय की अगुवाई में हुआ और जगह जगह मीटिंग्स की गई और उनमें फैसला किया गया कि ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया जाएगा। जैसे आज हम चीन में बने सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, यह फॉर्मूला आज का नहीं है। उस समय भी पूरा भारत एक साथ इकट्ठा होकर खड़ा हो गया था और यह तय किया था भारत ने कि हम ब्रिटेन में बने सामान का बहिष्कार करेंगे, यानी आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ देंगे। कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ब्रिटेन के लिवरपूल से आने वाले नमक का बहिष्कार करने का ऐलान किया। बंकिम चंद्र चटर्जी का गीत वंदे मातरम जन जन की आवाज बन गया। देशव्यापी आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश हुकूमत को अपना यह फैसला बदलना पड़ा। 6 साल के बाद यानी 1911 में ब्रिटिश हुकूमत को बंगाल के इस विभाजन का फैसला वापस लेना पड़ा और बंगाल फिर से एक हो गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिंदू और मुसलमानों को बांटने में अंग्रेज तब तक सफल हो चुके थे। देश की आजादी का आंदोलन जो कभी उस समय तक एकजुटता के साथ लड़ा जा रहा था, उसमें मुस्लिम लीग एंट्री यहीं से हुई। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनी थी। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसी मुस्लिम लीग ने आगे चलकर मुसलमानों के लिए धर्म के नाम पर अलग देश की मांग की, जो बाद में पाकिस्तान बना। 1905 का वो भारत जिसे महात्मा गांधी से पहले का भारत कहा जाता है, क्योंकि तब तक महात्मा गांधी की एंट्री हुई नहीं थी। उस समय यदि बंगाल का विभाजन नहीं होता तो महात्मा गांधी के आजादी के आंदोलनों के लिए इतनी बड़ी जमीन नहीं बनती। बंग भंग नहीं होता तो मुस्लिम लीग नहीं बनती। पाकिस्तान बनने की नींव भी इसी बंगाल विभाजन के साथ पड़ी। यदि बंगाल नहीं बंटता तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट नहीं होती और ना ही नई दिल्ली तब बसती। वही दिल्ली जिसे हम लटियंस की दिल्ली कहते हैं, यह दिल्ली भी शायद तब ना होती।
वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को देशव्यापी स्वरूप दे दिया। वंदे मातरम आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा नारा बन गया। बंगाल विभाजन के बाद देश में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त मुहिम का जो माहौल बना, उसने वंदे मातरम को आजादी की आवाज बना दिया। यदि बंग भंग नहीं होता तो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी देश में कभी आगे नहीं बढ़ती, या क्योंकि वो फेल हो जाती या फिर वो शुरू ही नहीं होती। अगर बंगाल का बंटवारा ना हुआ होता तो शायद आज आप अखंड भारत में रह रहे होते, जो बहुत सारे लोगों का आज भी सपना है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द तो कर दिया था, लेकिन तब तक हिंदू और मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो चुकी थी, जो उसके बाद भरी नहीं गई। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस घटना को भूलिएगा मत, और आज आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का निर्माण को आप देखते हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमानों के बीच में एक खाई को आप देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर ये घटना ना हुई होती तो बहुत सारी चीज़ ना हुई होती। कोरोना काल में हुई NEET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा का परिणाम आज आ गया है। नीट की परीक्षा की बात कर रहे हैं हम। ये वही परीक्षा है जिसके आयोजन पर हमारे देश के कुछ लोगों ने बड़े बड़े सवाल उठाए थे, एक नकली आंदोलन खड़ा कर दिया था, और इसे रुकवाने के लिए हमारे देश के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। परीक्षा में पास होने वाले सभी छात्रों को आज हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन छात्रों का जो करियर आज से बनेगा वो इसलिए बनेगा क्योंकि ये परीक्षाएं ठीक समय पर हो पाई। और बहुत सारे लोग थे जो ये चाहते थे कि ये परीक्षाएं ना हो, उन सारे लोगों की हार हुई, और आज इन बच्चों की, इन छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है। आज DNA की शुरुआत में हमने आपको बताया सदर बाजार में लोग कैसे भीड़ भाड़ लगाकर बड़ी संख्या में, एक बार फिर से आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूं, सदर बाजार की तस्वीर देखिए, कैसे लोग खरीदारी कर रहे हैं। किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता नहीं। और उससे पहले हमने आपको लिवरपूल की, ब्रिटेन की तस्वीरें दिखाई थी जहां लोग पार्टी कर रहे हैं, वहां भी किसी को चिंता नहीं। अब आप ये सोचिए, जब लोग इस कोरोना काल में ऐसे पार्टी कर सकते हैं, खरीदारी के लिए बाहर निकल सकते हैं, सारे नियमों की धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो क्या परीक्षा नहीं दे सकते? या इन सारे लोगों को विरोध करने के लिए सिर्फ एक परीक्षा ही मिली थी? ये सारे लोग सब कुछ कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं कोरोना वायरस की। क्या सिर्फ बच्चों की परीक्षा रोकने में ही सारी ताकत लगाना ठीक था? आज आप सबके लिए ये सोचने का दिन है। आज पूरे देश को ये सोचना चाहिए था कि कैसे, कितने गलत मुद्दे पर ये एक नकली आंदोलन खड़ा करने की कोशिश तब की गई थी, छात्रों के नाम पर, जबकि छात्र ऐसा कभी नहीं चाहते थे। नीट की प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को हुई थी और 33 दिनों में इसके नतीजे आ भी गए। बहुत बड़ा दिन है। अब इस परीक्षा में सफल हुए छात्र मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बनकर देश की सेवा करेंगे, अपना करियर बनाएंगे, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस बार की नीट परीक्षा में ओडिशा के राउरकेला जिले के शोएब आफ्ताब ने टॉप किया है, और आज हम शोएब आफ्ताब को बहुत बधाई देना चाहते हैं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शोएब आफ्ताब को 720 में से 720 अंक मिले हैं, 100% मार्क्स। यानी शोएब ने नीट की परीक्षा 100% अंकों से पास की है। शोएब और उनकी मां सुल्ताना रजिया ने जी मीडिया से आज बात की। उन्होंने क्या कहा, ये आज देश के सभी छात्रों को सुनना चाहिए और उनके परिवार को भी सुनना चाहिए। जो भी फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपने गोल्स को लेके सीरियस रहें और अपने पाथ से डेविएट ना हो, और अपने जो आपका जो पाथ है उस पर फोकस्ड रहे। और जैसे कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आए तो आपको उसे फेस करना चाहिए, उससे दूर भागने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि इस साल कोविड का प्रॉब्लम था, उसको भी मैंने अपने एडवांटेज में लिया, और मैं उसे एडवांटेज में काउंट करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी में कर पाया, और मैं कोटा में ही रहा, मैं घर नहीं गया। इससे क्या है कि कोई डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं हो पाए मेरे। आपने कहा आप कार्डियो में जाना चाहेंगे, कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह वैसे तो नहीं है। इंडिया में जो भी केसेस होते हैं कार्डियो के ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए बस।
बहुत मेहनत परिजनों की भी रही। किस तरह पूरा एक तरह से तप इन्होंने किया, आप देख? हाँ, जैसा कि मेरे पापा को अकेले रहना पड़ता था उड़ीसा राउरकेला में, और मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरे साथ थी। और जैसा कि उनके जो सोशल लाइफ को उनको सैक्रिफाइस करना पड़ा, इसके लिए मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा। और एक माँ के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उनका बेटा जग में नाम रोशन करे। आज वो दिन है। जी सर, आज मेरे लिए बहुत ही बड़ी दिन है सर। बहू के पूरा देश आपके साथ कंट्रोल नहीं कर सकती सर, मतलब आज एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ। ये जो संघर्ष आपने किया, क्या कहें कि उसका परिणाम आज मिला? आज बहुत बड़ा परिणाम मिला मुझे। सक्सेस इज व्हेन यू डेफिनेटली हमारी भी टर्न इनटू ऑटोग्राफ। सर, सक्सेस बहुत बड़ी हार्ड वर्क और कॉन्फिडेंस बिल्कुल हर आदमी के पास होना चाहिए सर। कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क जिसके पास है सर, वो सक्सेस जरूर मिलेगा उसको। बेटे ने एम्स चुना है, कार्डियो बनेंगे। किस तरह आगे इन्हें आप एक मैसेज देना चाहेंगी लोगों की सेवा करने के लिए? ये सर, मैं तो चाहती हूँ कि लोगों को सेवा हो। सारे भारत के आदमी, जितने भारतवर्ष में जितने मतलब आदमी हैं जो इलाज नहीं कर पाते हैं, उसको जरूर ये खुशी के और आपके संघर्ष के आंसू है। जी सर, बहुत ही संघर्ष। जी न्यूज़ भी इसे सलाम करता है। आपकी भी मेहनत रही, भाई ने आपका जिक्र किया। आज ये सफल हुए हैं, कल आपका दिन है, क्या कहना है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आप ड्रीम करते हो उसे आपको पूरा करना है, और ये इंस्पायर मैंने अपने भाई से सीखा। बिल्कुल। जब एक बच्चा सफल होता है इस तरीके से, जब एक छात्र सफल होता है इस तरह के किसी परीक्षा में, तो वो उस छात्र की सफलता नहीं होती, पूरे परिवार की सफलता होती है, उसके माँ बाप की सफलता होती है, भाई बहनों की सफलता होती है। इसलिए ये देश के हर परिवार के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। देश के हर परिवार के लिए अगर आप हमसे पूछें तो सबसे बड़ी खबर आज यही होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा शोएब देश के हर परिवार को प्रेरित करेगा, देश के हर युवा को, हर छात्र को प्रेरित करेगा कि मेहनत का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव होता नहीं है। और अब आप सोचिए, इस देश में ऐसे लोग थे जिन्होंने शोएब के इस भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश की, जिन्होंने ये कोशिश की कि शोएब अपना इम्तिहान ना दे पाए, ये इम्तिहान रद्द हो जाए। और अब आप सोचिए, अगर ये इम्तिहान रद्द हो गए होते तो शोएब जैसे जो लाखों छात्र हैं उनका क्या होता। शोएब की माँ को अभी आपने देखा, वो भावुक हो गई। उन जैसे माँ बाप का क्या होता जिन्होंने अपने बच्चे के साथ वर्षों से वो संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। शोएब की माँ ने कहा कि आत्मविश्वास और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, और जैसा शोएब ने करके भी दिखाया। शोएब दिल्ली के एम्स से पढ़ाई करना चाहते हैं। उनका सपना एक कार्डियोलॉजिस्ट बनकर देश की सेवा करना है, और हम शोएब को आज बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। शोएब की माँ, उनको और भी ज़्यादा हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत बड़ा श्रेय इसमें जाता है। और देश के हर परिवार को भी आज हम ये कहना चाहते हैं कि इस बच्चे से, इसके परिवार से ज़रूर आपको सीखना चाहिए। इससे ये सीखना चाहिए कि मेहनत करके कैसे सफलता हासिल की जा सकती है, इस तरह के माहौल में भी जो बहुत नेगेटिव है। आप जानते हैं, न्यूज़ चैनल्स में टीआरपी फ्री युग की शुरुआत हो गई है। अगले 83 दिनों तक सभी न्यूज़ चैनल्स के पास अब एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि 83 दिनों तक कोई टीआरपी रेटिंग नहीं आएगी। अब ये न्यूज़ चैनल्स पर है कि वो कैसी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि टीआरपी का दबाव अब उनके ऊपर ख़त्म हो गया। कल हमने आप सभी से खबरों पर आपके सुझाव मांगे थे, और पिछले 24 घंटों से आप सब ने हमें लगातार अपने सुझाव भेजे हैं और भेज भी रहे हैं। कुछ सुझाव आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजे हैं। ये पहले तो आप ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए जो अभी हमने आपको दिखाया, यहाँ पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं। सुझाव: सबसे ज्यादा सकारात्मक और प्रेरणा देने वाली खबरों को दिखाने की मांग की गई है। भारत के लोग चीखने चिल्लाने वाली बहस नहीं देखना चाहते। अगला सुझाव: दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में है, इसलिए नौकरियों के बारे में, रोजगार के बारे में जानकारी देने के लिए भी बहुत लोगों ने कहा है। भारत के लोग टेक्नोलॉजी और विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं। बड़ी संख्या में दर्शकों ने हमें यह लिखा है। उन्हें देश के वैज्ञानिकों की कहानियां जानने की भी बहुत इच्छा है। और हमारे दर्शक टॉप रैंकिंग लाने वाले
छात्रों की सफलता का फॉर्मूला भी सुनना चाहते हैं। जैसे अभी हमने शोएब के बारे में आपको दिखाया, इस तरह की खबरें हमारे देश के लोग जानना चाहते हैं कि शोएब जैसे जो मेधावी छात्र हैं उनके पास सफलता का क्या फॉर्मूला है, ये हमें बताइए। देश के लोगों को डिफेंस यानी रक्षा से संबंधित और भारतीय सेना से जुड़ी खबरें भी देखने का मन है, और कहा जाता है असली भारत गांवों में बसता है, इसलिए हमें किसानों के लिए जरूरी खबरें भी दिखाने के लिए बहुत सारे दर्शकों ने लिखा है। ये सुझाव देने वालों में अहमदाबाद से संगीता अग्रवाल, अंडमान निकोबार से आजीन हुसैन अली और जयपुर से अक्षता रावल और चारवी रावल शामिल हैं। हम सबके नाम नहीं ले सकते यहाँ पर, लेकिन कुछ खास दर्शकों के नाम हम यहाँ पर ले रहे हैं। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि जब आप हमें लिखते रहेंगे, आप में से जिनके सुझाव सबसे अच्छे होंगे हम उनका नाम बाकी के लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबके नाम दिखाना इस समय संभव नहीं है क्योंकि समय कम है, लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन हम आपकी बातें और आपके सुझाव देश के साथ शेयर करेंगे, उन पर अमल करेंगे, और यकीन मानिए आपके सुझाव इस समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने गौर किया होगा हमारी आज की डीएनए की जो थाली थी वो आपकी पसंद पर ही आधारित थी, आपकी फीडबैक पर आधारित थी। हमने आपको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी, आपको काऊ कडलिंग जैसी पॉजिटिव खबरें दिखाई, हमने ग्रामीण भारत की थाली के बारे में आपको बताया, हमने एक मेधावी छात्र से आपको मिलवाया, और हम कोशिश करेंगे कि जी न्यूज़ पर आपके जीवन से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले। अगर आप भी चाहते हैं कि हम अपने आप में कोई बदलाव करें तो आप हमें इस बारे में इस ईमेल एड्रेस पर लगातार लिखते रहिए, और आपकी स्क्रीन पर ये ईमेल एड्रेस है। इसके अलावा आप ट्विटर पर हमें लिख सकते हैं, फेसबुक पर भी हमें लिख सकते हैं। आप सबको पता है ट्विटर पर और फेसबुक पर हमारा जो हैंडल है, हमारा आईडी क्या है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.